तो कल हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 4.1 के दूसरे प्रश्न के सभी पार्ट्स को। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.2। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नावली का बेसिक देखेंगे कि कैसे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, उनको सॉल्व करने में हमें क्या क्या पूर्व ज्ञान होना चाहिए, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि प्रश्नावली 4.1 में हम लोगों ने सिर्फ द्विघात समीकरण की पहचान की थी कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। और दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया था कि जो स्थितियां हमें दी गई थी, जो क्वेश्चन हमें दिए गए थे, उनके आधार पर हमने द्विघात समीकरण का निरूपण किया था। अब इस प्रश्नावली में हमें द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है, उनके मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए इधर, अगर लिखा हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, तो हम जानते हैं कि यह एक इक्वल टू 0, तो यह एक द्विघात समीकरण है। ये हम लोग पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं। अब इसको हल करना है, यानी हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है इस प्रश्नावली में हम लोगों को। तो x का मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है, लिख देते हैं इसको, नोट बनाने में आसानी रहेगी। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण को हम कुल मिलाकर 3 विधियों से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको हम नीचे उतार लाते हैं, तो इसको हम 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि जो है वो है गुणनखंड विधि, जो हम लोग इस प्रश्नावली में सीखेंगे। गुणनखंड विधि। दूसरी विधि जो है वो है पूर्ण वर्ग विधि। इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। और तीसरी है द्विघाती सूत्र विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र। तो इन 3 विधियों से हम किसी भी द्विघातीय समीकरण में x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है 4.2 में पहला प्रश्न कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम समझते हैं मूल क्या होता है। मूल, इसको हम रूट भी कहते हैं। अच्छा, आपने बहुपद वाले चैप्टर में देखा था कि जैसे ये लिखा हुआ है और कोई भी एक बहुपद लिखा हुआ है, इधर लिख देते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे बहुपद लिखा रहता था। फिर हम लोग क्या करते थे कि उसमें क्वेश्चन आता था कि ये बताइए इस बहुपद का शून्य क्या है, तो हम लोग इसकी तुलना शून्य से कर देते थे, तो हमको x का मान पता चल जाता था और वही इसमें शून्य हो जाता था। तो यहां पर भी तो हमें x का मान ही ज्ञात करना है ना, तो इसको हम चाहे मूल कहें और चाहे तो शून्य भी कह सकते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है। तो इस मूल को हम शून्य भी कह सकते हैं। मूल और शून्य अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। जिस प्रकार से शून्य में आपने पढ़ा था कि हाँ किसी भी बहुपद का शून्य वह वैल्यू होती है जो कि उसमें डालने पर पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मूल होगा, द्विघात समीकरण का जो मूल होगा, वो पूरे द्विघात समीकरण का मान जो है वो शून्य कर देगा।
शून्य के बराबर कर देगा, और जो मान कर देगा या चर का जो मान पूरे समीकरण के मान को शून्य कर देगा वही हमारा मूल होगा। हमने उसमें बहुपद वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि जो भी द्विघाती बहुपद होते हैं उनके मैक्सिमम 2 शून्य होते हैं। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये द्विघातीय समीकरण है तो इसके भी मैक्सिमम 2 मूल होंगे। इसके बाद में ध्यान से देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है द्विघातीय समीकरण, अब इसे हमें हल करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये लिखा ही है ऊपर, इसको हमें सॉल्व करना है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए और सबसे इसमें हमें इस प्रश्नावली में किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला पद है हमारा और जो आखिरी पद है यानी तीसरा पद है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन जो ये बीच वाला पद है, जो बीच वाला ये टर्म है, इसको हम 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, इसी को गुणनखंड विधि कहते हैं। इस विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको गुणनखंड विधि कहते हैं, या इसको मध्य पद विभक्त विधि भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको तो हम एज इट इज उतार लेंगे, ऐसे जैसे लिखा है x², ये है +6, इसको भी उतार लेते हैं इधर +6। अब बीच वाले पद को हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। अब इसको तोड़ने में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जिन भी 2 पार्ट में आप इनको तोड़ें, जिन भी 2 पदों में तोड़ें, उनका योग या अंतर जिन भी 2 पदों के रूप में इस बीच वाले पद को आप तोड़ें, उन 2 पदों का योग या अंतर इस बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए, और जो उन दोनों पदों का गुणनफल हो वो इसके और इसके गुणांक के बराबर आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है x², तो यहां पर क्या छिपा है, यहां पर 1 छिपा हुआ है, अर्थात 6 × 1, तो 6 के बराबर आना चाहिए। उन दोनों पदों का यानी उन 2 संख्याओं का, उन 2 पूर्णांकों का गुणनफल 6 आना चाहिए, और उनको जोड़ने या घटाने पर उन दोनों पूर्णांकों को हमको 5 मिलना चाहिए। अच्छा, यहां पर तो 1 था, छिपा था, हमने समझ लिया इस तरह से। तो अगर कहीं ऐसा हमें मिल गया कि हाँ 10x² + 8x + 12, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसका और इसका गुणा करेंगे, बराबर 0। 12 और 10 का यानी सी वाले पद का, और इधर जो x² का गुणांक है, इसको हम यहाँ पर क्या है x⁴ का गुणांक है, और ये है x² का गुणांक, तो इनको हम इन गुणांकों को आपस में गुणा कर लेते हैं। जैसे 12 दाम हो गया 120। तो इस मध्य पद को जब हम तोड़ेंगे तो हम ऐसे 2 पूर्णांक चुनेंगे जिनका गुणनफल 120 आए, और उनका योग या अंतर करने पर, अर्थात उन दोनों पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर हमको प्लस का 8x प्राप्त हो। इसी प्रकार से कोई भी समीकरण लिखा है, जैसे लिखा है 5x² + 3x + 2 = 0, तो इसका और इसका गुणा करेंगे। जब बीच वाले पद को हम तोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो जिन 2 पदों में हम तोड़ेंगे उनका गुणनफल 5 और 2 के गुणनफल के बराबर आए, तो 5 दूनी 10 के बराबर आए, और उनका योग या अंतर +3 के बराबर आए। तो वही चीज यहां पर भी हमने किया। यहां पर 1 छिपा हुआ है, चाहो तो आप इसको प्रकट कर लो, चाहो तो छिपा रहने दो। तो आगे हम देखते हैं, ये प्लस का 6 यहाँ पर लिखा था, इसको हम लिख देते हैं, और ये बराबर 0 था, इसको भी ऐसे लिख देते हैं। अब हमें सोचना है कि कौन सी ऐसी 2 नंबर ले लें कि जिनका गुणनफल 6 मिल जाए और उनका योग या अंतर करने पर हमको 5 मिल जाए। तो गुणनफल हमको 6 चाहिए, तो 6 का हम सोच लेते हैं कि गुणनखंड क्या क्या हो सकता है।
किन किन गुणनखंड किन किन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 3 और यहाँ पर लिख दीजिए 2। जब आप इनका योग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3 गुणे 2 तो 3 दूनी हो जाएगा 6। अब आपको ये लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये सिर्फ आपको सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक स्तर से मैं बता रहा हूं ताकि आप गेस कर सकें कि वो दो पूर्णांक कौन से होंगे, उनका पता लगा सकें उसके लिए। तो हम इसको लिख देते हैं 3। यहाँ पर देखिए ये प्लस 5x है तो इसको लिख देंगे प्लस, पहला हमें क्या मिला 3 तो हमने लिख दिया 3x और दूसरा हमें क्या मिला 2 तो हमने लिख दिया कि प्लस 2x। अब आप लोग सोचेंगे कि अभी तक तो आपने कहा था कि हाँ जिनका योग या अंतर करने पर हमको 5 मिले और गुणा करने पर हमको 6 मिले, अभी आपने इसमें x भी जोड़ दिया। तो x हमने इसलिए इंक्लूड कर दिया है, इसमें x से हमने इसलिए गुणा कर दिया है कि जब 3x में आप 2x जोड़ेंगे तभी तो 5x प्राप्त होगा। अगर आप जब यहाँ पर देखिए 6 गुणे 1 6 कम 6 और x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर, ये भी इसी का तो गुणांक है तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर आपको कब प्राप्त होगा, यदि आप केवल 2 3 से गुणा कर देंगे तो आपको तो केवल 6 ही प्राप्त होगा ना। और जब यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, इसका गुणा करेंगे तो आपको 6x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिर्फ हम यहाँ पर x नहीं से गुणा करते हैं कि थोड़ा समझने में आसानी रहे, बाकी x यहाँ पर गुणांक है तो गुणांक तो रहेगा ही। वो आप पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो 3 और 2 हमने लिख दिया और जो यहाँ पर गुणांक था उस गुणांक को इन दोनों में लिख देना है, बस आपको इतना करना है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि इन 2 पदों में और इन 2 पदों में कौन सी संख्या ऐसी है या कौन सा चर या अचर ऐसा है जो कि इन दोनों में कॉमन है। जैसे यहां पर देखिए x और 3x में आपको देखना है पहले और फिर 2x और 6 में देखना है। तो हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो इसका मतलब कि इन दोनों पदों में x कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उससे हम इन दोनों पदों में भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर x स्क्वायर था तो यानी x गुणे x था तो एक x हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या x बचा। यहाँ पर देखिए प्लस 3x था, हमने x बाहर निकाल लिया, क्या बचा 3। अब जब हम इसको समझ लेते हैं, ये जो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उन दोनों पदों में या जितने पदों में हमने कॉमन लिया है उतने पद में हम उस संख्या से भाग दे सकते हैं। उतने पदों में या उतनी संख्याओं का जो हमने कॉमन लिया है वो एक गुणनखंड है, और वो चूंकि एक से अधिक पद में ऐसा होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि हाँ उभयनिष्ठ है, ये उन दोनों पदों में उभयनिष्ठ भाजक है, इसी को हम कॉमन कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए x स्क्वायर में जो कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं कि जितने पदों में हम कॉमन लेते हैं उतने पदों में हम उससे भाग करते हैं। इसे लिखा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x गुणे x, और इसमें हम भाग किसे देंगे x से, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x, जो बचेगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से अगला पद है 3x, तो 3x को भी जो हम कॉमन लेंगे उसी से भाग देंगे। तो हम x से जब इसको भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि x से x कैंसिल आउट होगा, बचा क्या 3, तो वही हमने यहाँ पर प्लस 3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस 3 तो बचा। तो ये कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो इस ब्रैकेट में आपको प्राप्त हुआ है वही आपको अगले ब्रैकेट में भी प्राप्त होगा, ये निश्चित है। तो उसको पहले ही आप लिख दीजिए, x प्लस 3 यहाँ अगर आपको प्राप्त हुआ है तो x प्लस 3 ही आपको यहाँ भी प्राप्त होगा, ये बिल्कुल श्योर है, बराबर 0। अब बीच में हमको क्या भरना है, बीच में हम क्या लिख दें, तो बीच में ध्यान दीजिए यहाँ पर है x और यहाँ पर क्या है प्लस का 2x, तो x को मैं किससे गुणा कर दूं कि ये प्लस का 2x हो जाए, तो इसका मतलब कि मैं इसको प्लस 2 से यदि गुणा कर दूं तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दो कि प्लस 2, बस केवल इसी को देख लीजिए, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला पद यदि आपका सटीक बैठ रहा है, उसमें गुणा करने पर आपको सेम उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो फिर आगे वाला पद ऑटोमेटिक को फिर बैठ जाएगा। यानी देखो प्लस 2 और 3 प्लस 3 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको 6 प्लस का
प्राप्त हो ही जाएगा। तो बस आपको केवल इतना करना है। अब हम देखते हैं कि हमको फिर से दो पद प्राप्त हो गए। एक पद तो हमको यहां से लेकर के यहां तक प्राप्त हो गया और दूसरा पद हमको यहां से लेकर के यहां तक प्राप्त हो गया। तो इन दोनों पदों में हम फिर से कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों पदों में यदि हम ध्यान से देखें तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x + 3 यहां पर भी है भैया और x + 3 यहां पर भी है। तो x + 3 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x + 3 है। तो हम यहां पर x + 3 को कॉमन ले लेंगे। x + 3 ये हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या दोनों पदों में, हमने देखा यहां पर तो x बच गया और यहां पर बच गया प्लस का 2। तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बराबर 0। अब या तो ये 0 है और या फिर ये 0 है। तो हम चेक कर लेते हैं, x + 3 को भी 0 के बराबर रख के देख लेते हैं और x + 2 को भी 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x + 3 बराबर 0, तो हमको मिल गया x बराबर 0 - 3। तो x में बराबर हो जाएगा 0 में 3 आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा -3। और यहां पर है x + 2। तो यदि आप x + 2 की तुलना कर लें 0 से तो आपको मिल जाता है x बराबर 0 - 2। तो x बराबर आपको मिल जाता है 0 में से 2 घटाइए तो मिल जाता है आपको -2। तो ये दो हमको मूल प्राप्त हो गए। ये दो मूल हमको इस द्विघात समीकरण के प्राप्त हो गए। यही आपका आंसर हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना रहेगा। अच्छा, हम चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। ये जो मान आया है जरा हम इसको समझ लेते हैं, ये मान है क्या। ये मान जो है, इस मान को यदि आप इस समीकरण में x के स्थान पर रख दें, चाहे आप ये मान आया है जो इसको रख दीजिए और चाहे इसको रख दीजिए, तो इस पूरे समीकरण का जो मान है वो आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। हम चेक करके देख लेते हैं एक बार। जैसे लिखा है कि x² + 5x + 6 बराबर 0। तो यदि मैं x का मान यहां पर -3 रख दूं तो देखिए हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहां पर है 5 और गुणे x। तो ये हो जाएगा x का मान हम रख रहे हैं -3 तो हमने रख दिया -3 और प्लस 6 बराबर 0। -3 का जो स्क्वायर होगा तो हमें 9 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 और गुणे -3 तो माइनस से गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। और 3 दिया 9 और प्लस जब आगे लगा सिंगल संख्या लिखी है तो उसके आगे प्लस छिप जाता है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि माइनस से माइनस कट गया तो 3 दिया 9 बचा, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए 5 का गुणा जब -3 से होगा तो आपको -15 प्राप्त होगा और जो -15 यहाँ पर आप लिखेंगे, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, -15 + 6 बराबर 0। तो ये हो गया 9 और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है। तो बारमास के रूल के अनुसार पहले हम जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो इनको पहले जोड़ लेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 6 तो ये हो जाएगा 15 और ये है -15 और बराबर 0। तो 15 में से 15 घटा कितना बचा 0 और बराबर 0। तो यहाँ पर आपने देखा कि LHS बराबर RHS। इसी प्रकार से जो x का दूसरा मान हमको प्राप्त हुआ है, इसको भी जब आप इस समीकरण में पुट करेंगे तो भी आपको इस पूरे समीकरण का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी द्विघात समीकरण में x का वह मान जो कि पूरे समीकरण के मान को शून्य कर दे उसका मूल कहलाता है। और द्विघात समीकरण है अर्थात इस समीकरण में चर की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो इसके अधिकतम मूल 2 ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन।